Hello students, I am your teacher for physics, chemistry and maths for class 9th and 10th. नियरली 400 वीडियोस में दे चुका हूं और अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो आप मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लो और इसके पहले जो वीडियोस आ चुकी हैं बिकॉज सिलेबस सारा कनेक्टेड है उनमें से जो पार्ट के आपके सिलेबस की नीड का है उनको वॉच जरूर कर लें और उनका फिर मुझे प्रॉपर फीडबैक जरूर दें कि इसमें आपको क्या और एडिशन की रिक्वायरमेंट है। इस वीडियो में मैं एजर्शन रीजन बेस्ड क्वेश्चन कुछ करवा रहा हूं। रीजन बीइंग कुछ स्टूडेंट्स का फीडबैक ये था कि इसको आंसर करने में बड़ी प्रॉब्लम होती है, कुछ ऐसे टिप्स दे दो जिससे इन क्वेश्चंस में गलती ना हो। तो देखिए इसके अंदर जो चार ऑप्शंस हैं वो आप सभी को पता है, मैंने लिख दिया है कि बोथ आर ट्रू एंड आर इज करेक्ट एक्सप्लेनेशन, बोथ आर ट्रू बट नॉट करेक्ट एक्सप्लेनेशन, ए इज ट्रू बट आर इज फॉल्स और इसका उल्टा। तो देखिए इसके अंदर आपको सबसे पहले ये करना है, नॉलेज तो जरूर चाहिए चाहे मैथ्स का हो या साइंस का हो। आपको सबसे पहले ये देखना है कि दो स्टेटमेंट में से कौन सी स्टेटमेंट फॉल्स है। अगर इन दोनों में से आपने फॉल्स पकड़ ली तो इट इज 100% श्योर कि आपका क्वेश्चन ठीक हो गया, क्योंकि दोनों फॉल्स तो हो नहीं सकती। आपने कहा ये फॉल्स है ये फॉल्स है, एक पकड़ के आपका आंसर सी या डी में से होगा तो गारंटी ठीक है। देन आपको थोड़ी सी बेसिक नॉलेज चाहिए ए और बी में से डिस्टिंग्विश करने के लिए। दैट इज दोनों फॉल्स हो नहीं सकती, अगर दोनों ट्रू हैं तो आंसर ए या बी में से होगा। और उसमें से फिर आपको थोड़ा सा ये अप्लाई करके सोचना है कि क्या सेकंड स्टेटमेंट फर्स्ट स्टेटमेंट को करेक्टली एक्सप्लेन करती है या नहीं। देन ए और बी में से डिस्टिंग्विश करना है, तब आपका आंसर ठीक हो जाएगा। तो सबसे पहले हम ये देखें कि क्या स्टेटमेंट गलत है, इस पे एम्फेसाइज दें। तो देखिए मैंने डिफरेंट वैरायटी के क्वेश्चन लिए हैं। फर्स्ट ये है कैल्शियम फ्लोट्स ऑन वाटर और रीजन है इसका कैल्शियम रिएक्ट्स विद वाटर एंड हाइड्रोजन गैस स्टिक्स टू इट्स सरफेस। तो देखिए आपको इतनी बैकग्राउंड में पता होना चाहिए कि कैल्शियम एक लाइट मेटल है, जैसे सोडियम है पोटेशियम है, ये लाइट मेटल है। दैट इज इनकी डेंसिटी कम है एज कंपेयर टू अदर मेटल्स। अगर आपको डेटा भी याद हो तो मैं बता दूं एल्यूमिनियम की डेंसिटी है 2.7 ग्राम पर क्यूबिक सेंटीमीटर, आयरन की है नियरली 7.8 ग्राम पर क्यूबिक सेंटीमीटर, बट ये सोडियम पोटेशियम 1 के कंपेरेबल में है। तो ये भी आपको बता दूं कि प्रिंसिपल ऑफ फ्लोटेशन है क्या। प्रिंसिपल ऑफ फ्लोटेशन ये है कि अगर किसी की एवरेज डेंसिटी उस लिक्विड के कंपेरेबल है तो फ्लोट करेगा और उससे ज्यादा है तो वो सिंक कर जाएगा। जैसे सपोज एक आयरन नीडल है, तो आयरन नीडल वाटर में सिंक इसलिए कर जाती है कि आयरन की डेंसिटी मैंने बताई 7.8, वाटर की 1, तो ये सिंक कर जाएगा। बट इसके अंदर क्या है, कैल्शियम लाइट मेटल है। जैसे आप वाटर पे ऐड करोगे तो ये आपको रिएक्शन पता होनी चाहिए, ये कैल्शियम का हाइड्रोक्साइड बनाएगा एंड हाइड्रोजन गैस विल बी लिबरेटेड। अब इंपॉर्टेंट ये कि हाइड्रोजन गैस इसके सरफेस को चिपक जाएगी, स्टिक कर जाएगी, और जब इसके सरफेस को स्टिक कर जाएगी तो इसकी एवरेज डेंसिटी और कम कर देगी। तो एवरेज डेंसिटी कम हो जाएगी तो इट विल स्टार्ट फ्लोटिंग। तो देखिए इसके अंदर ये भी ठीक है और ये इसका करेक्ट रीजन है। मैंने आपको रिएक्शंस बता दिया कि ये हाइड्रोजन गैस इसकी एवरेज डेंसिटी और कम कर देगी और ये इट विल स्टार्ट फ्लोटिंग। तो देयरफॉर इट्स आंसर मस्ट बी ए, दैट इज बोथ आर ट्रू एंड करेक्ट एक्सप्लेनेशन। सेकंड देखिए इसमें एल्यूमिनियम ऑक्साइड इज एम्फोटेरिक ऑक्साइड। तो ये भी आपको पता होना चाहिए कि जिंक ऑक्साइड एंड एल्यूमिनियम ऑक्साइड आर एम्फोटेरिक ऑक्साइड। मान लो सपोज 1 मार्क्स में यही पूछ ले कि व्हाट आर एम्फोटेरिक ऑक्साइड। तो ऑक्साइड 4 तरह के हैं, एसिडिक ऑक्साइड, बेसिक ऑक्साइड, न्यूट्रल ऑक्साइड एंड एम्फोटेरिक ऑक्साइड। न्यूट्रल ऑक्साइड में तो जैसे वाटर है, कार्बन मोनोऑक्साइड है, ये न्यूट्रल ऑक्साइड है। जो बेसिक ऑक्साइड है वो मेटल्स के हैं और एसिडिक ऑक्साइड नॉन मेटल्स के हैं। ये ब्रॉडली आप याद कर लो। बट ये जिंक ऑक्साइड, एल्यूमिनियम ऑक्साइड, ये एसिड से भी रिएक्ट करते हैं और बेस एल्कली से भी रिएक्ट करते हैं। आपने इसकी रिएक्शन और इसकी रिएक्शन विद NaOH प्रीवियस चैप्टर में पढ़ ली है। तो दे आर एम्फोटेरिक बिकॉज दे रिएक्ट विद एसिड एज वेल एज बेस। तो दैट इज ये स्टेटमेंट ट्रू है कि इसमें एल्यूमिनियम ऑक्साइड एम्फोटेरिक है। नेक्स्ट दे दिया एनोडाइजेशन इज प्रोसेस ऑफ फॉर्मिंग अ थिक लेयर ऑफ एल्यूमिनियम ऑक्साइड। तो देखिए ट्रू तो ये भी है कि एनोडाइजेशन क्या है, हम किचन में जो यूटेंसिल्स यूज करते हैं उनके ऊपर एक Al2O3 की थिक लेयर होती है, इट इज कॉल्ड एनोडाइजेशन प्रोसेस की। बट हम ये सोचें क्या ये इसको एक्सप्लेन करता है, इसका इससे कोई लिंक नहीं है, दोनों अदरवाइज ट्रू है। तो दैट इज ये भी ट्रू है, इंडिविजुअली ये भी ट्रू है, बट एनोडाइजेशन का एम्फोटेरिक से कोई रिलेशन नहीं है। तो इसका आंसर फिर होना चाहिए बी, दैट इज दोनों है तो ट्रू पर इसकी करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है।
देन सी देखें, मेटल्स आर गुड कंडक्टर ऑफ हीट, ये आपने फिजिकल प्रॉपर्टीज में पढ़ लिया कि मेटल्स गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी है। देन सिल्वर इज अ पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, तो ये इट इज एब्सोल्युटली रॉन्ग, बिकॉज सिल्वर इज द बेस्ट कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। वैसे तो गुड कंडक्टर कहते हैं, बट सिल्वर इज द बेस्ट कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। और इसका आपको मैं एग्जांपल बता दूं कि जितने भी सोलर पैनल्स होते हैं, तो सोलर सेल्स की इंटरकनेक्शन सारी सिल्वर वायर से होती है, रीजन बीइंग इसकी बेस्ट इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी। तो दैट इज, ये स्टेटमेंट कि मेटल्स आर गुड कंडक्टर ये ट्रू है, बट ये स्टेटमेंट तो फॉल्स हो गई। तो अगर ये मान लो एजर्शन ट्रू है और रीजन फॉल्स है, आपको इसकी नॉलेज होनी चाहिए कि दोनों में से क्या ट्रू है क्या फॉल्स है। तो इसका फिर आंसर हमारे पास सी होना चाहिए, करेक्ट। और लास्ट में है एक, सोडियम इज ऑब्टेन्ड बाय इलेक्ट्रोलाइटिक रिडक्शन ऑफ इट्स मोल्टन ऑक्साइड Na2O, तो ये गलत है। रीजन बीइंग सोडियम की ऑब्टेनिंग सारी ही मोल्टन सोडियम क्लोराइड से होती है। NaCl का इलेक्ट्रोलाइटिक रिडक्शन करेंगे और सोडियम सेपरेट हो जाएगा और क्लोरीन गैस सेपरेट हो जाएगी। तो इसकी तो सेपरेट वीडियो में मेटल नॉन मेटल वाले में कवर करके दे दूंगा आपको मैं। बट इसमें जो वर्ड आ गया ना फ्रॉम ऑक्साइड, ये गलत है, ये इसके हैलाइड से है। सोडियम क्लोराइड इज इट्स हैलाइड, तो ये इससे है, दैट इज असर्शन ही फॉल्स है। नेक्स्ट है, सोडियम हैज मोर एफिनिटी फॉर ऑक्सीजन देन कार्बन, तो ये भी पता होना चाहिए कि अगर मान लो सपोज मेटल्स रिएक्टिविटी सीरीज में ऊपर लाई करते हैं, तो आपको पता है वो कार्बन से रिड्यूस नहीं हो सकते। रीजन बीइंग कि उनकी एफिनिटी ऑक्सीजन के लिए ज्यादा है एज कंपेयर टू कार्बन के लिए, बट जो लो लाई करते हैं ना, उन मेटल की एफिनिटी ऑक्सीजन के लिए कम है एज कंपेयर टू कार्बन, इसलिए कार्बन उनको स्नैच करके ले जाएगा। तो देयरफॉर कार्बन एक्ट्स एज रिड्यूसिंग एजेंट देयर। और इसके अंदर कहा है सोडियम हैज मोर एफिनिटी, दैट इज ट्रू। सोडियम की एफिनिटी ज्यादा है, इसलिए ना तो ये कोक से रिड्यूस होता है और ना ही एल्यूमिनियम एज रिड्यूसिंग एजेंट से यूज होता है। तो देयरफॉर वी कैन से assertion is a false, reason being ये ऑक्साइड से नहीं हैलाइड से ऑब्टेन होता है। तो ऐसे वाले केस में इसका आंसर डी आना चाहिए। देखिए क्वेश्चन नंबर 5 में है, assertion है ग्राफ बिटवीन V एंड I इज अ स्ट्रेट लाइन, और रीजन है I इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू V। तो देखिए एज पर ओम्स लॉ, करंट फ्लोइंग थ्रू अ कंडक्टर is directly proportional to potential difference across its ends, that is अगर वोल्टेज इधर मार्क करें और करंट इधर मार्क करें तो एज पर ओम्स लॉ स्ट्रेट लाइन आती है, और इसमें दोनों ट्रू है। और यही ही इसकी एक्सप्लेनेशन है, क्योंकि करंट और वोल्टेज का डायरेक्ट रिलेशन है, इसीलिए ग्राफ इन दोनों में स्ट्रेट लाइन आता है। तो देयरफॉर आंसर शुड बी ए। नेक्स्ट देखिए, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, इसमें 50 bulbs are connected in series, one bulb is removed and 49 are connected again, light that is glow will decrease। तो देखिए पहले आपको पता होना चाहिए कि अगर सपोज आपने 50 बल्ब कनेक्ट किए हुए हैं, तो वोल्टेज सोर्स की जितनी भी है, लेट अस से 50 वोल्ट है, तो हर बल्ब को इक्वली डिवाइडेड है, ये आपको पता होना चाहिए, दैट इज 1 वोल्ट हर एक को मिल रही है, करेक्ट। अगर सपोज आपने एक बल्ब रिमूव कर दिया, अब रह गए 49 बल्ब, तो वही 50 वोल्ट 49 में डिस्ट्रीब्यूट होगी। जब 49 में डिस्ट्रीब्यूट होगी तो वोल्टेज बढ़ जाएगी, वोल्टेज बढ़ जाएगी तो करंट बढ़ जाएगा, करंट बढ़ जाएगा तो ग्लो बढ़ जाएगा। तो आप देखिए यहीं से हम कह सकते हैं इस केस में इसने कहा ग्लो गेट डिक्रीज्ड, ये गलत है। ग्लो डिक्रीज नहीं होगा, ग्लो इंक्रीज हो जाएगा। इसका मतलब ये असर्शन तो फॉल्स हो गई, और असर्शन फॉल्स होगी सेकंड ट्रू होगी। जैसे पढ़ लेते हैं इसको, इसमें रेजिस्टेंस ऑफ 49 बल्ब्स इज लेस देन 50 बल्ब्स। ऑब्वियस है रेजिस्टेंस क्योंकि लेंथ के प्रोपोर्शनल है, तो जितना 49 का होगा वो कम ही होगा एज कंपेयर टू 50। तो दैट इज, इसमें ऑप्शन होनी चाहिए डी। डी इसलिए क्योंकि असर्शन ही फॉल्स है। इसने कहा कि 50 में से एक बल्ब घटा दो तो वोल्टेज उसका ग्लो डिक्रीज कर जाएगा, डिक्रीज नहीं करेगा, इंक्रीज कर जाएगा। रीजन आपको मैंने क्लियर कर दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 में, एट हाई टेम्परेचर देयर इज मोर चांस ऑफ शॉर्ट सर्किटिंग, ये ट्रू है। रीजन बीइंग जब टेम्परेचर ज्यादा हो जाएगा तो उसकी इंसुलेशन मेल्ट हो सकती है। जब इंसुलेशन मेल्ट हो जाएगी तो लाइव और न्यूट्रल वायर डायरेक्ट टच में आ जाएंगे, और इसे ही बोलते हैं शॉर्ट सर्किट। तो इसका मतलब ये ट्रू है ये कि एट हायर टेम्परेचर देयर इज मोर चांस ऑफ शॉर्ट सर्किटिंग।
नेक्स्ट है रेजिस्टेंस वेरीज विद टेम्परेचर। है ये भी ट्रू कि रेजिस्टेंस इंक्रीज हो जाएगा टेम्परेचर के साथ, बट इसको ये एक्सप्लेन नहीं करता। रीजन बीइंग शॉर्ट सर्किट के तो ओवरलोडिंग कारण भी हो सकता है, शॉर्ट सर्किट के ओवरहीटिंग रीजन भी हो सकता है, तो दैट इज है दोनों ट्रू, बट ये इसको एक्सप्लेन नहीं करता। तो इसका आंसर फिर होना चाहिए बी। आपने सबसे पहले मैंने आपको बता दिया, देखना क्या है कि दोनों में से क्या कोई फॉल्स है। अगर फॉल्स है तो सी और डी में से, अगर ट्रू है तो फिर सोचना है कि सेकंड स्टेटमेंट फर्स्ट को क्या जस्टिफाई करती है, तो उससे आंसर डिसाइड होगा ए या बी में से। नेक्स्ट, एलॉयज आर यूज्ड इन इलेक्ट्रिकल हीटिंग डिवाइसेस। तो ये आपको मैं बता दूं, कॉन्स्टेंटिन, मैंगानिन, ये सारे अगर याद कर सको तो अच्छी बात है। मैंगानिन और कॉन्स्टेंटिन ये एलॉयज हैं, जितने भी हीटिंग डिवाइसेस हैं ना, इन सबके फिलामेंट्स इसी के ही बने होते हैं। और इसका रीजन दे रखा है एलॉयज हैव लो मेल्टिंग पॉइंट, तो इट इज एब्सोल्युटली रॉन्ग। एलॉयज का मेल्टिंग पॉइंट सिर्फ एक का लो होता है, कौन से का? सोल्डर का। सोल्डर क्या है? टिन और लेड 50-50, और वो आपके सोल्डरिंग के काम आती है, तो अकेले उसी का लो मेल्टिंग पॉइंट होता है। अदरवाइज ये स्टेटमेंट फॉल्स है, दैट इज रीजन वाली फॉल्स है। अगर रीजन में भी फॉल्स है तो इसका आंसर होना चाहिए सी। तो इस तरह से आप ये डिसाइड करोगे कौन सी फॉल्स है कौन सी ट्रू, एंड देन इसकी एक्सप्लेनेशन ट्रू है, इसकी करेक्ट एक्सप्लेनेशन है या नहीं। देखिए, लाइट के एक्सर्शन रीजन के बहुत इंपॉर्टेंट है, और इसमें अगर आपको कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है तो फिर आंसर करना मुश्किल हो जाएगा। देखिए इसके अंदर पहला है, अ रे ऑफ लाइट फॉलिंग नॉर्मली ऑन अ मिरर रिट्रेसेस इट्स पाथ। ये ट्रू है बिल्कुल, कि अगर सपोज नॉर्मली फॉल करेगी, ध्यान रखना कि जरूरी नहीं प्लेन मिरर हो, अगर सपोज स्फेरिकल मिरर भी है तो आपको ये पता होना चाहिए कि रिट्रेसेस इट्स पाथ का क्या मीनिंग है। तो दैट इज, कोई रे ऑफ लाइट अगर सी से पास होती है तो उसी रास्ते वापस आ जाती है, इट मींस इट रिट्रेसेस इट्स पाथ, तो ऑब्वियसली वो नॉर्मल ही होता है उसके ऊपर। और रीजन इसका दे रखा है, एंगल ऑफ इंसिडेंस इज ऑलवेज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। ये बिल्कुल ट्रू है कि अगर प्लेन मिरर का केस हो तो कोई रे ऑफ लाइट नॉर्मली फॉल करेगी तो उसी रास्ते वापस आएगी। रीजन बीइंग एंगल आई इज इक्वल टू एंगल आर, दोनों ही जीरो हो गए इस केस में। और अगर सपोज स्फेरिकल मिरर का केस होता, लेटेस्ट स्फेरिकल मिरर का केस होता, तो ये भी आपको पता होना चाहिए कि अगर पूछे इसमें, सपोज आप इसमें से कोई नॉर्मल वाली रे ड्रॉ करो, तो जो रे ऑफ लाइट सी से पास होती है ना, वो उसी रास्ते ही वापस आती है। ये एफ है, ये सी है, तो ऑब्वियसली इसके अंदर दोनों ट्रू है और यही इसको एक्सप्लेन कर रहा है, तो इसका आंसर ए होना चाहिए। नेक्स्ट देखें, अ कॉन्वेक्स लेंस कैन फॉर्म मैग्नीफाइड इरेक्ट एज वेल एज मैग्नीफाइड इन्वर्टेड इमेज। बड़ा इमेज सीधा भी और बड़ा उल्टा भी बना सकता है। तो आपको अगर रे डायग्राम के केसेस याद हो तो कॉन्वेक्स लेंस में अगर ऑब्जेक्ट को ऑप्टिकल सेंटर और फोकस के बीच में रखते हैं तो उसी साइड पे मैग्नीफाइड और एनलार्ज, मैग्नीफाइड और इरेक्ट इमेज बनता है। बट अगर सपोज आप f और 2f के बीच में रख दें तो इमेज उल्टी साइड, दूसरी साइड बियॉन्ड 2f बनेगा और वो उससे एनलार्ज होगा और इन्वर्टेड होगा। तो दैट इज, ये ट्रू है कि दोनों तरह के केस बना सकते हैं। आपको मैंने बता दिया, मैग्नीफाइड इरेक्ट बना सकता है अगर f और o के बीच में हो, और दूसरा इन्वर्टेड बना सकता है अगर f और 2f के बीच में हो। तो दैट इज, ये तो ट्रू है। रीजन है, मैग्नीफाइड इन्वर्टेड इमेज इज ऑब्टेन्ड व्हेन ऑब्जेक्ट इज बिटवीन O एंड F। तो ये अभी आपको मैंने बताया, तो यही गलत हो गया। ये इसने कहा मैग्नीफाइड इन्वर्टेड इज ऑब्टेन्ड, और अभी आपको मैं बता रहा था कि अगर सपोज O और F के बीच में है तो मैग्नीफाइड इरेक्ट होता है कॉन्वेक्स लेंस के केस में। शॉर्ट में अगर आपको रे डायग्राम समझा दूं तो इस केस में अगर आपने ऑब्जेक्ट यहां रखा है तो इस केस में ऐसे रह जाएगी, ऐसे जाएगी, और इधर जो बनेगा ना ऑन सेम साइड ऑफ, ये बनेगा इरेक्ट, और ये कह रहा है इन्वर्टेड। इसका मतलब ये रीजन वाला फॉल्स है। अगर रीजन फॉल्स है तो इसका आंसर सी होना चाहिए। हमने फॉल्स पकड़ लिया है, और दूसरा बता दिया आपको कि रे डायग्राम भी माइंड में क्लिक करने चाहिए कि रे डायग्राम कौन सा बन सकता था इस केस में। देन नेक्स्ट क्वेश्चन में, अ पेंसिल पार्शियली डिप्ड इन वाटर अपीयर्स बेंट एट द सरफेस ऑफ सेपरेशन। ये भी आपको पता होना चाहिए कि सपोज एक कंटेनर है, इसके अंदर कुछ लेवल तक वाटर है, आप इसमें अगर पेंसिल को अगर डिप करोगे ना तो एट द सरफेस ऑफ सेपरेशन पेंसिल में मुड़ी हुई नजर आती है। इट इज ड्यू टू रिफ्लेक्शन। नेक्स्ट है, रीजन इसका है, एटमॉस्फेरिक रिफ्लेक्शन इज ड्यू टू वेरिंग लेयर्स ऑफ डेंसिटीज इन एटमॉस्फेयर। तो देखिए ट्रू तो ये भी है
कि अगर मान लो मैं ये कहूं ट्विंकलिंग ऑफ स्टार्स है, मैं ये कहूं स्टार्स अपीयर हायर देन व्हाट दे एक्चुअली आर, तो इन सब का रीजन वही है, एटमॉस्फेरिक रिफ्लेक्शन। और उसका रीजन क्या है कि एटमॉस्फेयर में जितना हमारे अर्थ के पास है, तो एटमॉस्फेयर थिक है, और थिक एटमॉस्फेयर इट एक्ट्स एज अ डेंसर मीडियम। जैसे जैसे ऊपर जाएंगे एटमॉस्फेयर थिन होता जाएगा, और थिन क्या काम करेगा, रेयरर मीडियम, तो ऑब्वियसली वेरिंग डेंसिटीज हैं। बट उसका इससे क्या रिलेशन, तो दैट इज एटमॉस्फेरिक रिफ्लेक्शन इस पेंसिल वाले को कहां एक्सप्लेन करता है, तो इसका मतलब दोनों स्टेटमेंट ट्रू हैं, बट ये इसको सही एक्सप्लेन नहीं कर सकता, तो इसका आंसर बी होना चाहिए। नेक्स्ट में देखें, हायर द रिफ्लेक्टिव इंडेक्स लेसर इज द स्पीड इन दैट मीडियम, ये बिल्कुल ट्रू है। रीजन बीइंग डायमंड का हाईएस्ट रिफ्लेक्टिव इंडेक्स है 2.42, डायमंड का हाईएस्ट है 2.42, इसलिए डायमंड में स्पीड लीस्ट है, स्पीड सबसे कम है, लीस्ट। फिर एयर का रिफ्लेक्टिव इंडेक्स 1 है, और स्पीड आपको पता है हाईएस्ट है, मैक्सिमम है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। और इसका दे रखा म्यू इज, यानी रिफ्लेक्टिव इंडेक्स इज इनवर्सली रिलेटेड टू वेलोसिटी। मैंने पहले ही बता दिया कि अगर मान लो वेलोसिटी ज्यादा है तो रिफ्लेक्टिव इंडेक्स कम है, एंड वाइस वर्सा, तो दैट इज दोनों ट्रू हैं, और इसकी यही ही एक्सप्लेनेशन है, तो देयरफॉर इट्स आंसर मस्ट बी ए। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन में है, assertion है पीओपी शुड बी स्टोर्ड इन एयर टाइट कंटेनर। तो पहली बात तो पीओपी पता होना चाहिए, पीओपी है कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट, हेमीहाइड्रेट ये, और बनता कहां से है ये बनता है जिप्सम से, कैल्शियम सल्फेट डाइहाइड्रेट से विद कंट्रोल्ड हीटिंग। वन थिंग मोर टू ऐड, अगर आपको सपोज ब्लीचिंग पाउडर, सॉल्वेज प्रोसेस या क्लोरएल्कली प्रोसेस या ये प्लास्टर ऑफ पेरिस कॉन्सेप्ट वाइज क्लियर ना हो, तो मैंने अपने चैनल पे बड़े छोटे और कम से कम टाइम में टर्म्स की और आपको कॉन्सेप्ट की क्लैरिटी देने की कोशिश की है, तो आप उन वीडियोस को जरूर वॉच कर लें, उससे आपके इन सॉल्ट के हर पॉइंट की क्लैरिटी हो जाएगी, और उसमें आपको यह भी बता रखा है कि किस किस टाइप के क्वेश्चन इनमें से पूछे जा सकते हैं। तो देखिए इसके अंदर पहला कहा है इसमें पीओपी शुड बी स्टोर्ड इन एयर टाइट कंटेनर्स, और आपको पता है ये पीओपी है, बनता कहां है, जिप्सम से है। इट एब्सॉर्ब्स मॉइस्चर फ्रॉम एयर एंड बिकम्स हार्ड मास, ये दोनों बिल्कुल ट्रू है, और यही ही इसकी एक्सप्लेनेशन है। रीजन बीइंग, अगर पीओपी आप एयर टाइट कंटेनर में नहीं रखोगे तो ये मॉइस्चर एब्सॉर्ब करके ये ऑर्थोरोम्बिक डाइहाइड्रेट, जिसका फार्मूला जिप्सम के बराबर है, उसमें कन्वर्ट हो जाएगा, और अब इसकी हार्ड सेटिंग प्रॉपर्टी खत्म हो जाएगी। दैट इज पीओपी की क्वालिटी क्या है कि ऑन वेटिंग इट सेट्स इनटू अ हार्ड मास, और जब ये क्वालिटी खत्म हो गई तो पीओपी किस बात का रह गया, तो दैट इज दोनों ट्रू है, और सेकंड स्टेटमेंट पहले वाले की करेक्ट एक्सप्लेनेशन भी है, तो इसका आंसर ए होना चाहिए। नेक्स्ट देखें, इन क्लोरएल्कली प्रोसेस हाइड्रोजन गैस इज ऑब्टेन्ड एट एनोड। तो अगर आपको क्लोरएल्कली प्रोसेस क्लियर हो तो हाइड्रोजन गैस कभी एनोड पे होती ही नहीं है, हाइड्रोजन गैस हमेशा ही कैथोड पे होती है, तो ये गलत है, तो दैट इज ए ही गलत है। और जब ए ही गलत है, ए फॉल्स है, तो हमने पहले ही चूज कर लिया आंसर डी होगा, बट फिर भी बाकियों से मैच करके भी देखते हैं। इसने कहा आयंस आर अट्रैक्टेड टुवर्ड्स अपोजिट चार्ज्ड इलेक्ट्रोड। देखिए आप कोई भी इलेक्ट्रोलाइटिक प्रोसेस करोगे, चाहे वो इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग हो, चाहे वो इलेक्ट्रोलाइटिक रिडक्शन हो, हमेशा ही पॉजिटिव चार्ज्ड आयंस नेगेटिव यानी कैथोड की तरफ भागते हैं, और नेगेटिव चार्ज आयंस हमेशा अपोजिट एनोड की तरफ भागते हैं। तो ये बिल्कुल ट्रू है कि अपोजिट चार्ज इलेक्ट्रोड की तरफ जाएंगे, बट हमने एक फॉल्स ही पकड़ ली, तो हमने बता दिया इसका आंसर तो डी है। रीजन बीइंग एजर्शन ही फॉल्स है, हाइड्रोजन गैस इज ऑलवेज ऑब्टेन्ड एट कैथोड आएगा, एनोड नहीं आ सकता। नेक्स्ट देखें, टू डाइल्यूट एसिड वाटर शुड बी एडेड टू इट स्लोली, इट इज एब्सोल्युटली रॉन्ग। अगर कोई ये पूछ ले क्वेश्चन कि हाउ एन एसिड शुड बी डाइल्यूटेड, तो आपको कभी ये नहीं लिखना कि वाटर ऐड कर दो डाइल्यूट हो जाएगा। रीजन बीइंग डाइल्यूशन ऑफ एसिड एक एक्सोथर्मिक प्रोसेस है, हीट लिबरेट होगी, तो हीट की वजह से एसिड में स्प्लैश आउट, इट में स्प्लैश आउट ऑन आवर फेस, इट में स्प्लैश आउट ऑन आवर बॉडी और इन क्लोथ्स, तो जहां भी गिरेगा एसिड उसे डैमेज कर देगा। तो कभी भी एसिड में पानी डायरेक्टली ऐड नहीं करते। रादर कई बार क्वेश्चन पूछ लेते हैं कि हाउ वी कैन डाइल्यूट एन एसिड, तो उसका आंसर ये है कि टू डाइल्यूट एन एसिड वी टेक वाटर इन अ बीकर
एंड एड एसिड टू इट स्लोली एंड वी कीप ऑन स्टिरिंग इट विद द ग्लास रॉड, यानी हल्के हल्के हिलाते भी रहोगे सो दैट हीट उसमें डिस्ट्रीब्यूट होती रहे। और अगर सपोज उल्टा काम करोगे, एसिड में वाटर ऐड करोगे, तो हीट की वजह से एसिड विल स्प्लैश आउट। तो इसलिए इस स्टेटमेंट में एसिड को डाइल्यूट करने के लिए वाटर शुड बी एडेड, इट इज एब्सोल्युटली रॉन्ग। मैंने आपको बता दिया वाटर में एसिड ऐड करते हैं, एसिड में वाटर ऐड नहीं करते। तो हमने पहली स्टेटमेंट गलत पकड़ ली, तो दैट इज ए फॉल्स हमने पकड़ लिया, तो इसका आंसर भी डी ही होना चाहिए। बट फिर भी सेकंड भी पढ़ लो आप, यह हीट इज गिवन आउट इन डाइल्यूशन ऑफ एसिड, ये बिल्कुल ट्रू है कि एसिड का डाइल्यूशन एक्सोथर्मिक प्रोसेस है। एक्सोथर्मिक मींस हीट इज गिवन आउट। जब भी आप एसिड को डाइल्यूट करोगे, किस तरीके से, पानी में एसिड ऐड करके, तो आप बीकर को टच नहीं कर सकते, बीकर गर्म हो जाएगा। तो ये ट्रू है, बट हमने फॉल्स पकड़ लिया, तो इसका आंसर डी हो गया। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, देखिए आप, इसमें सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट इज यूज एज एन एंटासिड। तो आपको एंटासिड्स पता होने चाहिए क्या क्या है। दो ही एंटासिड जो है आप यूज करते हैं, एक है सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट और दूसरा है मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, ऑल्सो कॉल्ड मिल्क ऑफ मैग्नीशिया। ध्यान रखना, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया कहें तो ये है जो एंटासिड्स की तरह इस्तेमाल होता है, यूज होता है, और ये तो है ही। अब सेकंड स्टेटमेंट है कैल्शियम ऑक्साइड इज यूज टू रिड्यूस द एसिडिटी ऑफ सॉइल। तो ध्यान रखना, एसिडिटी ऑफ सॉइल अलग चीज है, एसिडिटी ऑफ स्टमक अलग चीज है। तो सॉइल का जब पीएच चेक करते हैं, और सॉइल का पीएच आपको पता हो अगर बिलो 5.5 आ जाए, तो उस सॉइल में सीड्स का जर्मिनेशन ही नहीं होता। जब सीड्स जर्मिनेट नहीं होगा तो क्रॉप कहां से होगी? तो पहले उस सॉइल का ट्रीटमेंट करना पड़ता है, तो उसमें थोड़ा सा कैल्शियम ऑक्साइड या कैल्शियम हाइड्रोक्साइड ऐड कर देंगे सो दैट उसका पीएच 7 के अराउंड आ जाए, उसकी एसिडिटी खत्म हो जाए। तो दैट इज ट्रू। तो ये भी है कि सॉइल की एसिडिटी इससे खत्म होगी और स्टमक की एसिडिटी इससे खत्म होगी, बट इसका इससे क्या रिलेशन, ये इसे एक्सप्लेन थोड़ी करता है। तो दैट इज आंसर फिर बी होना चाहिए, क्योंकि अदरवाइज तो दोनों स्टेटमेंट ट्रू है, बट सेकंड स्टेटमेंट फर्स्ट को जस्टिफाई नहीं करती। ये है एसिडिटी ऑफ सॉइल रिमूव करने का तरीका, और ये है एसिडिटी ऑफ स्टमक को रिमूव करने का तरीका। और लास्ट के क्वेश्चन कवर करने से पहले दो वर्ड्स आपसे शेयर करना चाहूंगा कि बहुत सारे चैनल आजकल सिर्फ इस तरह की वीडियोस दे रहे हैं, गुड न्यूज अबाउट 10th, बैड न्यूज अबाउट 10th, टाइम प्लान कैसे करें। तो बहुत ज्यादा गुड न्यूज बैड न्यूज देके आपके लिए बैड न्यूज बन जाएगी कि आपका रिजल्ट ही खराब हो जाएगा। रीजन बीइंग, अगर आप स्टडीज नहीं करोगे तो इन वीडियोस को देख के तो आपकी नॉलेज नहीं बढ़ सकती। तो मैं आपको ये कह रहा हूं कि अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें, और मेरे चैनल पे हर वीडियो कंटेंट बेस्ड है, छोटे से छोटे कम से कम टाइम में ज्यादा से ज्यादा नॉलेज देने की कोशिश की है, और ये कॉन्सेप्ट देकर मैं चलाऊं सो दैट आपको कोई नया क्वेश्चन या नई सिचुएशन फेस करनी पड़े तो आपको कोई प्रॉब्लम ना आए। तो मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें, और किसी पार्ट में कोई डिफिकल्टी हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में जाके कह भी दें कि ये आप पार्ट पहले कवर कर दो, तो मैं आपको ड्यू टू माय रिच एक्सपीरियंस मैं आपको वो पार्ट पहले भी कवर करके दे दूंगा। अदरवाइज स्लोली एंड स्टडीली सारा सिलेबस तो कवर हो ही रहा है। देखिए क्वेश्चन नंबर 17 में है, रस्टिंग ऑफ आयरन इज एंडोथर्मिक इन नेचर। तो सबसे पहले मैं आपको बताया कि हमें देखना है कि क्या इनमें से कोई स्टेटमेंट रॉन्ग है, गलत है। तो ये आपको पता होना चाहिए कि रस्टिंग ऑफ आयरन एंडोथर्मिक नहीं है, ये एक्सोथर्मिक है। एनर्जी इज रिलीज इन अ वेरी स्लो मैनर, दैट इज जब रस्ट होगा ना तो Fe2O3 डॉट XH2O बनेगा, डॉट XH2O ये रस्ट का फार्मूला है। एट द सेम टाइम स्मॉल अमाउंट ऑफ एनर्जी इज रिलीज्ड, रिलीज्ड मींस एक्सो है और ये कह रहा है एंडो है, तो ऑब्वियस है हमारे ए ही रॉन्ग हो गया, और जब ए रॉन्ग है तो हमारा ऑप्शन क्लियरली डी होना चाहिए। बट फिर भी सेकंड स्टेटमेंट को भी जरूर पढ़ो, इसमें एज रिएक्शन इज स्लो टेम्परेचर चेंज इज नॉट एविडेंट। ऑब्वियस है जब रस्टिंग होगी तो ऐसा नहीं होगा कि रस्टेड आयरन का पीस आप टच करोगे तो आपको यू विल फील द हीटिंग इफेक्ट, ऐसा नहीं होगा, क्योंकि बहुत ही स्लो है इसलिए हीट चेंजेस एविडेंट नहीं है, बट है तो एक्सोथर्मिक ही। नेक्स्ट है बर्निंग ऑफ CH4। CH4 इज मीथेन गैस विच इज ऑल्सो कॉल्ड नेचुरल गैस, इज एंडोथर्मिक रिएक्शन। अब देखिए पहली बात तो मैंने यही गलती पकड़ ली, इसने कहा बर्निंग इज एंडोथर्मिक, तो याद रखना बर्निंग इज ऑलवेज एक्सोथर्मिक, हीट लिबरेट होगी। नॉट ओनली मीथेन, मीथेन, इथेन, इथाइन, प्रोपाइन, ब्यूटाइन, ये सब कार्बन के चैप्टर में आएंगे,
आप एक गोल्डन रूल याद रख लो कि कोई भी हाइड्रोकार्बन जब बर्न करेगा तो CO2 वाटर लॉट ऑफ हीट ही मिलेगी और कुछ नहीं मिलती। दैट इज, अगर मान लो मीथेन की आप लिखना चाहो तो आप लिख सकते हो मीथेन बर्न्स इन ऑक्सीजन टू फॉर्म CO2 वाटर एंड लॉट ऑफ हीट। और अगर सपोज मैं मीथेन की जगह इथेन कर दूं, प्रोपाइन कर दूं, ब्यूटीन कर दूं, दैट इज ये गैसेस चेंज करता जाऊं तो भी इसमें कोई चेंज नहीं आता। तो दैट इज बर्निंग हमेशा एक्सो है, ये कह रहा है एंडो है, तो हमने एक स्टेटमेंट ही रॉन्ग पकड़ ली। तो दैट इज ए इज फॉल्स, तो हमने इसे भी डी मार्क कर दिया। बट फिर भी सेकंड भी पढ़ के देखें। इसमें मीथेन बर्न्स टू प्रोड्यूस CO2 एंड वाटर, ऑब्वियस है CO2 वाटर आपको मैंने बता दिया। सारे हाइड्रोकार्बन CO2 वाटर और हीट देंगे ऑन बर्निंग और ऑन कंबस्शन। नेक्स्ट है रिएक्शन ऑफ क्विकलाइन विद वाटर इज एक्सोथर्मिक। ये बिल्कुल ट्रू है कि जैसे आप कैल्शियम ऑक्साइड है, ये आप इसके ऊपर वाटर ऐड करेंगे ना कैल्शियम ऑक्साइड पे, तो इसका तो बन जाएगा कैल्शियम हाइड्रोक्साइड यानी स्लेट लाइन एंड अ लॉट ऑफ हीट इज लिबरेटेड। तो अगर आप सपोज मेटल कंटेनर में लाइम के पीसेस ले दो और उसमें पानी ऐड कर दो, वाटर ऐड कर दो, परहैप्स आपको इमेजिन नहीं कर सकते, आप उस कंटेनर को टच नहीं कर सकते, इतना ज्यादा हीटअप हो जाता है कि दैट कंटेनर, मेटल कंटेनर कैन नॉट बी टच्ड। और इवन प्लास्टिक या किसी और कंटेनर में तो यूजुअली कैल्शियम ऑक्साइड को वेट करते ही नहीं है, मेटल कंटेनर में करना है और मेटल कंटेनर को भी वाटर ऐड करने के बाद टच नहीं करना, बिकॉज दैट कैन बर्न योर हैंड ऑल्सो, इतना गर्म हो जाता है। तो ये ट्रू है ये। उसके बाद क्विकलाइन रिएक्ट्स विद वाटर टू प्रोड्यूस हीट, मैंने आपको पहले ही बता दिया क्विकलाइन रिएक्ट्स विद वाटर टू प्रोड्यूस हीट, तो दोनों ही ट्रू है और ये ही इसे एक्सप्लेन करता है। तो इसका मतलब इसका आंसर ये होना चाहिए, करेक्ट एक्सप्लेनेशन है ये। नेक्स्ट है व्हेन आयरन नेल्स आर एडेड टू कॉपर सल्फेट ब्लू कलर्ड सॉल्यूशन देन सॉल्यूशन टर्न्स ग्रीन। तो ये आपको पता होना चाहिए कि अगर सपोज आयरन नेल्स है, आप ऐड करते हो कॉपर सल्फेट एक्वस में, तो ऑब्वियस है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होगी, क्योंकि आयरन कॉपर से ज्यादा रिएक्टिव है, इसे डिस्प्लेस कर देगा और डिस्प्लेस करने के बाद FeSO4 बन जाएगा एक्वस में और कॉपर फ्री हो जाएगा। तो दैट इज जो ब्लू कलर्ड सॉल्यूशन था तो ब्लू कलर्ड अब ग्रीन कलर्ड में चेंज हो जाएगा। और सेकंड इसका रीजन दे रखा है आयरन इज मोर रिएक्टिव देन कॉपर एंड हेंस डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन टेक्स प्लेस। तो ये ट्रू है और ये इसी को ही एक्सप्लेन करता है। तो इट मींस इसका आंसर भी ए ही होना चाहिए। तो ये मैंने आपको ट्राई की है एक वीडियो में आपको एजर्शन रीजन का कुछ बैकग्राउंड बता के चलूं, कुछ आपको उनको हर चीज को उसके बैकग्राउंड में टॉपिक क्या है उससे कनेक्ट करके बता के चलूं। और अगर वीडियो अच्छी लगे तो जरूर एक अच्छा सा लाइक दे दो, अपने सभी फ्रेंड्स को, सभी क्लासमेट्स को शेयर करो और मुझे ये फीडबैक जरूर दे दो कि आपको इस तरह की वीडियोस क्या आपको डिड यू रियली लाइक देम, और इस तरह की वीडियो आपको किस टॉपिक पे और चाहिए, तो मैं आपको और एजर्शन रीजन बेस्ड क्वेश्चंस और भी प्रोवाइड करा दूंगा। और डू नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय चैनल सलूजा क्लासेस और विश यू ऑल द बेस्ट, क्योंकि अभी हाफ ईयरली तो ओवर हो गए हैं, नाउ यू आर गोइंग टू प्रिपेयर फॉर योर प्री बोर्ड्स और वेरी स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन इज रिक्वायर्ड टू acquire टू स्कोर गुड मार्क्स। तो विशिंग यू ऑल द बेस्ट एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।